हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या बात है, बड़ी एनर्जी है आज की शुरुआत में। हाँ बिल्कुल। अच्छा, क्या कभी इस बात पर विचार किया है कि एक साधारण सी बात भी जब किसी कविता या किसी प्रभावशाली भाषण के रूप में कही जाती है तो वो सीधे हमारे मन में क्यों उतर जाती है? मतलब वो याद रह जाती है ना? बिल्कुल। वहीं एक नॉर्मल सा वाक्य हमें अक्सर याद भी नहीं रहता। सही बात है। तो ये सब ना भाषा के विज्ञान और उसे प्रेजेंट करने की कला का नतीजा है। और आज के हमारे इस विस्तृत लेक्चर में हम इसी साइंस को डिकोड करने वाले हैं। डिकोड करने वाले मतलब एकदम गहराई से समझने वाले हैं। हाँ, हमारे पास आज जो स्टडी मटेरियल है वो है DL.Ed 4th सेमेस्टर हिंदी का ब्रह्मास्त्र। अरे वाह, ब्रह्मास्त्र नाम ही काफी भारी है ना? ये राजन सीरीज के 120 से भी ज्यादा अति लघुत्तरीय प्रश्नों का एक त्वरित रिवीजन ब्लूप्रिंट है। और सबसे खास बात यह है कि इसे सिर्फ 15 स्लाइड में बहुत ही साइंटिफिक तरीके से समेटा गया है। सिर्फ 15 स्लाइड? मतलब एकदम टू द पॉइंट रिवीजन है ये। बिल्कुल। तो आज हमारा जो मिशन है वो सिर्फ इन तथ्यों को रटना नहीं है। हाँ, रटना तो कभी भी सोल्यूशन नहीं होता, खासकर जब आप एक टीचर बनने वाले हो। एकदम सही, मैं भी यही कह रही थी। हम आज इस 15 स्लाइड के ब्लूप्रिंट को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। मतलब हर नियम और सिद्धांत के पीछे का लॉजिक समझेंगे, ताकि परीक्षा में कोई भी सवाल नया या अजीब ना लगे। राइट। तो चलिए भाषा की इस यात्रा को शुरू करते हैं। मुझे लगता है किसी भी बड़ी इमारत को खड़ा करने से पहले उसकी नींव मजबूत करनी पड़ती है ना? बिल्कुल। और भाषा की इमारत की नींव तो व्याकरण ही है। हाँ, तो इस ब्लूप्रिंट के पहले खंड में यानी व्याकरण ब्रह्मास्त्र में सबसे पहले अलंकार पहचानने की मैट्रिक्स पर बात की गई है। अलंकार मतलब भाषा के आभूषण। हाँ, और इन्हें मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा गया है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या बताया गया है? मैं अगर अपने हिसाब से कहूँ तो शब्दालंकार मुझे शब्दों की बाहरी सजावट लगती है और अर्थालंकार उसके भीतर छिपे अर्थ की गहराई। हाँ, मतलब जहाँ कवि सिर्फ ध्वनियों और अक्षरों से चमत्कार करता है वो शब्दालंकार है, और जहाँ खूबसूरती अर्थ में हो वो अर्थालंकार। मैं इसे एक एनोलॉजी से समझाती हूँ। हाँ बिल्कुल, बताइए। शब्दालंकार ना किसी गाने की रिदम या धुन की तरह है, जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें। अच्छा, हाँ, इसमें च वर्ण बार बार आ रहा है। एग्जैक्टली। तो जब हम इसे बोलते हैं तो एक रिदम बनती है, ये अनुप्रास अलंकार है। इसके उलट अर्थालंकार उस गाने के डीप इमोशन या गहरे भाव की तरह है। और जैसे चरण कमल। हाँ, चरण कमल बंदौ हरिराई। यहाँ भगवान के चरणों और कमल के फूल के बीच कोई तुलना नहीं हो रही है, बल्कि दोनों को एक ही मान लिया गया है, उपमेय और उपमान का अभेद, यानी रूपक अलंकार। बिल्कुल। यही शब्दालंकार और अर्थालंकार का असली फर्क है। ये संगीत वाली एनालॉजी बहुत बढ़िया थी। वैसे अनुप्रास के अलावा यमक और श्लेष भी तो शब्दालंकार ही हैं। हाँ, यमक में एक शब्द बार बार आता है पर अर्थ बदल जाता है, जैसे कनक कनकते सौगुनी, जहाँ एक कनक सोना है और दूसरा धतूरा। राइट। और श्लेष मतलब चिपका हुआ, जहाँ एक ही शब्द में कई अर्थ हों। अच्छा, रूपक के अलावा अर्थालंकार में उपमा और उत्प्रेक्षा का भी जिक्र है। उपमा में हम सीधा तुलना करते हैं। हाँ, जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, मतलब पीपल के पत्ते के समान। लेकिन उत्प्रेक्षा में हम कल्पना करते हैं, जहां मानो या मनोहु जैसे शब्द आते हैं। खैर, अलंकार तो भाषा को सुंदर बनाते हैं, लेकिन व्याकरण को शुद्ध बनाने का काम कारक करते हैं। अरे, कारक चक्र, ये तो बहुत जरूरी टॉपिक है। हाँ, इस ब्लूप्रिंट में 8 कारकों वाला एक पूरा कारक चक्र दिया गया है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। राइट। लेकिन इतने सारे कारकों में एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? शिवांश मिश्रा सर मेंशन्ड अपादान कारक। परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला मोस्ट आस्क्ड कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अपादान ही सबसे ज्यादा क्यों पूछा जाता है? क्योंकि अपादान और करण कारक दोनों का चिन्ह से होता है, और यही बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। करण कारक में से का मतलब माध्यम होता है ना? हाँ, जैसे राम ने बाण से मारा, तो बाण एक टूल है, लेकिन अपादान का नियम है अलग होने का भाव। ओह, मतलब जब कोई चीज टूटकर अलग हो रही हो। बिल्कुल, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं। या फिर हिमालय से गंगा निकलती है। हाँ, गंगा अपने उद्गम स्थल से अलग हो रही है, तो जहां भी अलगाव होगा वहां अपादान कारक होगा। ये तो बहुत क्लियर हो गया। अच्छा, व्याकरण में मुझे शब्द निर्माण वाला हिस्सा भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, विशेष रूप से वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद तो मतलब शब्दों का पोस्टमार्टम करने जैसा है। सही कहा। जैसे पारलौकिक शब्द को अगर तोड़ें तो प में आ जुड़ता है, फिर र में अ, इस तरह से। और यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है जो हलंत का कॉन्सेप्ट है। हाँ, मैंने देखा वो तिरछी लाइन, उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है? हलंत का मतलब है कि वो व्यंजन आधा है, मतलब उसमें कोई स्वर नहीं है।
जब तक उसमें अ या आ जैसा स्वर नहीं जुड़ेगा वो पूरा उच्चारित नहीं हो सकता। तो ये बेसिक चीजें वर्तनी की गलतियों को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। और इसके बाद संधि का टॉपिक है, जहां ध्वनियां आपस में मिलती हैं। हाँ, जैसे नदी प्लस ईश, नदीश। ये तो दीर्घ संधि हो गई। अयादी संधि के उदाहरण भी हैं क्या इसमें? हाँ बिल्कुल है, जैसे ने प्लस अन, नयन। हाँ, जहां ए का अय हो जाता है। राइट। और इसके साथ ही कुछ बहुत ही शानदार त्वरित शब्दावली भी दी गई है, जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हाँ, वो तो भाषा को बहुत प्रभावशाली बनाते हैं। जैसे जिसको जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं, जो खुद उत्पन्न हो वो स्वयंभू। और जिसने मृत्यु को जीत लिया हो वो मृत्युंजय। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। बिल्कुल। पर जब मैं ये भारी भरकम शब्द पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया। क्या सवाल? कि ये नियम, ये शब्द, ये आए कहाँ से हैं? ये तो बहुत सीधा सा जवाब है, हमारी जड़ों से, यानी संस्कृत से। हाँ, और हमारा दूसरा खंड इसी पर है, संस्कृत संजीवनी, जहाँ नियम और भी ज्यादा सटीक है। संस्कृत तो पूरी तरह से एक साइंटिफिक लैंग्वेज है, एकदम सूत्रबद्ध। इसमें संस्कृत शब्द रूप मास्टर चार्ट दिया गया है। जिसमें राम, कवि, हरि, नदी, इन सब के वचन और विभक्तियां होती है। हाँ, लेकिन इनको याद रखना थोड़ा मुश्किल लगता है। इसमें एक प्रो टिप काम आती है। संस्कृत में हलंत और विसर्ग का रोल बहुत बड़ा है। वो दो बिंदियां? विसर्ग। बिल्कुल। एक छोटा सा विसर्ग पूरे शब्द का वचन या अर्थ बदल सकता है। और अनुस्वार का भी पूरा ध्यान रखना होता है। अच्छा, तो ये विभक्तियां इतनी जरूरी क्यों हैं अनुवाद के लिए? क्योंकि मतलब हिंदी में अगर हम शब्दों की जगह बदल दें तो वाक्य का अर्थ बिगड़ सकता है, पर संस्कृत में ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां विभक्ति शब्द के साथ जुड़ी होती है। जैसे अगर द्वितीय विभक्ति लगी है तो शब्द वाक्य में कहीं भी हो उसका अर्थ वही रहेगा। अरे वाह! इस पीडीएफ में अनुवाद डिकोडर के नाम से कुछ कक्षा वाले उदाहरण भी दिए हैं। जैसे बंदर फल खाते हैं। हाँ, इसका अनुवाद होगा वारणाः फलानि खादन्ति। और ये नियम बहुत ही लॉजिकल लगते हैं। अच्छा, इसमें सूक्तियों का भी एक सेक्शन है। सूक्तियों मतलब ज्ञान की गहरी बातें। हाँ, जैसे असतो मा सद्गमय या फिर हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। मतलब ऐसे वचन जो हितकारी भी हों और मन को अच्छे भी लगे, वो दुर्लभ होते हैं। सही बात है। कड़वी बात अक्सर भलाई के लिए होती है, लेकिन मेरी एक सूक्ति पर आकर थोड़ी सी असहमति कह लीजिए या एक सवाल खड़ा हो गया। अच्छा, कौन सी सूक्ति? सूक्ति है विद्या धर्मेण शोभते, मतलब विद्या धर्म से शोभा देती है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज के इस मॉडर्न टाइम में जहाँ सिर्फ टेक्नोलॉजी और पैसे की होड़ है, वहाँ इसका क्या महत्व है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब क्या सिर्फ अच्छी पढ़ाई या डिग्री ले लेना काफी नहीं है आज के जमाने में? देखिए, धर्म का मतलब यहाँ किसी पूजा पाठ से नहीं है। धर्म मतलब गुण, नैतिकता और सही आचरण। ओके। मैं इसे ऐसे समझाता हूँ। पलाश का फूल देखा है आपने? हाँ, बहुत सुंदर होता है, एकदम चटक लाल। बिल्कुल, वो देखने में बहुत आकर्षक है, लेकिन उसमें कोई सुगंध नहीं होती। हाँ, खुशबू तो नहीं होती। ठीक उसी तरह अगर किसी के पास बहुत विद्या है लेकिन उसके अंदर अच्छे गुण या नैतिकता नहीं है तो वो विद्या बिल्कुल व्यर्थ है, बिना सुगंध के फूल की तरह। अरे वाह, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है। मतलब बिना आचरण के विद्या समाज के लिए खतरनाक भी हो सकती है। बिल्कुल, यही सूक्ति का सार है। तो व्याकरण और संस्कृत को समझने के बाद हमारा तीसरा खंड है साहित्य सागर, कला और रचना। मतलब कवियों ने इन टूल्स का इस्तेमाल करके क्या जादू किया है। हाँ, इसमें एक पूरा मास्टर बुक शेल्फ दिया गया है। उसमें मुंशी प्रेमचंद का नाम तो सबसे ऊपर होगा। बिल्कुल, उनकी गोदान और कर्मभूमि, उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अनामिका और कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता तो बहुत ही अलग तरह की रचना थी। हाँ, और फिर महादेवी वर्मा जी की यामा और नीरजा। क्या बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस और विनय पत्रिका। और यहाँ विशेष रूप से उनके गुरु नरहरि दास का नाम भी मेंशन किया गया है। ये बारीक डिटेल्स एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती हैं। हाँ, और इसके साथ ही एक साहित्यकार जीवन परिचय टाइमलाइन भी दी गई है। टाइमलाइन कहाँ से शुरू होती है? ये 1478 ईस्वी में सूरदास जी से शुरू होकर 1910 ईस्वी में नागार्जुन तक का सफर तय करती है। 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार। हाँ, और हमारे राष्ट्रगान के रचयिता भी वही हैं। ये बॉक्स बहुत ही हाईलाइट करके दिया गया है। ये सारी जानकारी तो एक डीएलएड छात्र के लिए खजाना है। खजाना तो है, लेकिन और यहीं से हम अपने चौथे और आखिरी खंड पर आते हैं, शिक्षण शास्त्र और टॉपर की ब्लूप्रिंट। क्योंकि सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं है, एक टीचर को उसे पढ़ाना भी आना चाहिए। एग्जैक्टली, अभिव्यक्त करना सबसे जरूरी है। और इसमें पठन के प्रकारों पर बड़ी अच्छी बहस है। मौन पठन वर्सेस सस्वर पठन। मौन पठन मतलब मन में पढ़ना बिना आवाज किए, और सस्वर मतलब बोल बोल कर पढ़ना। अब यहाँ मेरा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सवाल है। हाँ, पूछे। हम हमेशा बच्चों को कहते हैं कि बोल बोल कर पढ़ो,
लेकिन क्या मौन पठन हमेशा बेटर और टाइम सेविंग नहीं होता? बड़ों के लिए शायद हाँ। मतलब फोकस भी ज्यादा रहता है, तो फिर सस्वर पठन की जरूरत ही क्या है? देखिए, एक बच्चा जो भी भाषा सीख रहा है उसके लिए मौन पठन के बहुत नुकसान हैं। नुकसान जैसे? इस ब्लूप्रिंट में स्पष्ट रूप से मौन पठन के दोष गिनाए गए हैं। पहला बच्चा अक्सर मन में पढ़ते हुए भयभीत रहते हैं कि कहीं वो गलत तो नहीं पढ़ रहे। अच्छा, कॉन्फिडेंस की कमी। हाँ, दूसरा, वो कई बार बिना समझे सिर्फ आंशिक रूप से शब्दों को स्किप कर जाते हैं। ये तो हम बड़े भी कई बार करते हैं। और तीसरा, सबसे बड़ा दोष, मन में पढ़ते हुए बच्चे अक्सर ध्वनि को नाक से निकालते हैं या उच्चारण बिगाड़ देते हैं। अगर वो बोलेंगे नहीं तो टीचर उनकी गलती कैसे सुधारेगा? ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब सस्वर पठन से शुद्ध उच्चारण का अभ्यास होता है। बिल्कुल, इससे ध्वनि व्यवस्था ठीक होती है। तो शुद्ध उच्चारण के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसमें शुद्ध उच्चारण के 5 तत्व बताए गए हैं, वो भी क्रमानुसार। अच्छा, कौन कौन से? पहला है गति, मतलब पढ़ने की स्पीड। दूसरा है लय, एक रिदम होनी चाहिए। हाँ, एक मोनोटोन में नहीं पढ़ना चाहिए। तीसरा है विराम, कहाँ रुकना है। चौथा बल, किस शब्द पर जोर देना है। हाँ, और पांचवा है आरोह और अवरोह। मतलब आवाज को भाव के हिसाब से ऊपर नीचे करना। बिल्कुल, और साथ ही इसमें एक चेतावनी भी दी गई है कैसी चेतावनी? कि पढ़ते समय जीभ को दबाना या जल्दबाजी में मुंह के अंदर ही वर्णों को काट लेना, ये प्रमुख दोष हैं, इनसे बचना चाहिए। ये टिप्स तो एक टीचर के लिए बहुत प्रैक्टिकल है। अच्छा, इसमें पत्र पत्रिकाओं के शैक्षिक महत्व का भी जिक्र है? मैगजीन्स और न्यूज़पेपर का? हाँ, कि कैसे उनके राजनीतिक, सामाजिक और खेलकूद के कॉलम बच्चों की सोच को विकसित करते हैं। ये तो है, किताबी ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना बहुत जरूरी है। तो अगर हम इस पूरे मास्टर क्लास को समराइज करें, तो इस ब्लूप्रिंट का या कहूँ तो टॉपर का असली रहस्य क्या है? रहस्य एक ही है, रटना नहीं है, समझना है। व्याकरण के सटीक नियम हों, साहित्य के समृद्ध संदर्भ हों या संस्कृत का सूत्रबद्ध ज्ञान, इन सबको एक पजल की तरह जोड़ना होता है। हाँ, और फिर उसे शिक्षण की स्पष्ट अभिव्यक्ति के साथ क्लासरूम में प्रेजेंट करना। एग्जैक्टली, तभी एक पूर्ण और त्रुटिहीन उत्तर तैयार होता है। तो दोस्तों, आज की इस चर्चा से ये साफ है कि ये चारों हिस्से कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अगर आप भी ये प्रीमियम पीडीएफ और ऐसे ही शानदार नोट्स चाहते हैं तो आप एसएस मंत्रा के टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, भाषा भले ही समय के साथ कितनी भी बदलती रहे, विकसित होती रहे, लेकिन व्याकरण, साहित्य और सही उच्चारण के ये ब्रह्मास्त्र हमेशा संचार के सबसे शक्तिशाली हथियार रहेंगे। बिल्कुल सही कहा। एक शिक्षक के रूप में आपकी अभिव्यक्ति ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। बहुत ही गहरी बात कही आपने। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और एसएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।